हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मैं लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़। तो आज की करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ फैक्ट बता दूँ। आज है 26 जुलाई 2020 और आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल मिशन को या ऑपरेशन विजय को कंप्लीट किया था। यानी करगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़ दिया था। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में ऑपरेशन विजय की सफलता के लिए आज के दिन को मनाया जाता है ऑपरेशन विजय के रूप में। तो आज की इस न्यूज़ के बाद हम लोग आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी 26 जुलाई 2020। आज की हमारी पहली न्यूज़ है प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक क्या है? जैसा आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है। और प्लाज्मा थेरेपी के प्रयोग के लिए क्या होता है कि जिस व्यक्ति को कोविड-19 हो चुका होता है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी होती हैं, तो उसके शरीर से रक्त से प्लाज्मा निकाल कर उसे एक जगह रखना होता है और इस जहाँ पे रखते हैं वो बनाए, उसे कहा जाता है प्लाज्मा बैंक। तो आज एक और राज्य ने अपने यहाँ राज्य स्तर पर प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है। तो उसे ज़रा देखते हैं कि किस राज्य ने क्या कहा है। तो प्लाज्मा बैंक राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले प्लाज्मा बैंक बनाया गया था सबसे पहले दिल्ली में सर्वप्रथम प्लाज्मा बैंक बनाया गया था। उसके बाद केरल में, उसके बाद उड़ीसा में और महाराष्ट्र में जो है वहाँ पर 2 प्लाज्मा बैंक बनाने की बात की गई है। महाराष्ट्र के धारावी में और मालेगांव में। कहाँ पर? मालेगांव और धारावी में 2 प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की थी उद्धव ठाकरे ने। यानी वहाँ पर 2 प्लाज्मा बैंक बनाए जाएंगे। तो ये जो राज्य स्तर पर, यानी जो जैसे आपका केरल का हो गया, उड़ीसा का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया और आपका राजस्थान का जो अब बन रहा है, ये हो गए। ये जो प्लाज्मा बैंक हैं वो राजकीय प्लाज्मा बैंक हैं, यानी राज्य सरकार के अधीन आने वाले प्लाज्मा बैंक हैं। लेकिन जो आपका दिल्ली का प्लाज्मा बैंक है वो राष्ट्रीय प्लाज्मा बैंक है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो दिल्ली में स्थापित किया गया है और राज्य स्तर के प्लाज्मा बैंक इन राज्यों में बनाए जा रहे हैं। ओके, तो ये हुई आपकी आज की पहली न्यूज़। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने दूसरी न्यूज़ पर। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पर। दूसरी न्यूज़ है हमारी नासा की एक न्यूज़। नासा ने ब्रह्मांड के अध्ययन हेतु एक मिशन बनाया है। एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है और उसने ये घोषणा की है कि कब? दिसंबर 2023। कब? दिसंबर 2023 को कहाँ से? अंटार्कटिका से मिशन को लॉन्च किया जाएगा। मिशन को लॉन्च करेगा। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो दिसंबर 2023 को अंटार्कटिका मिशन लॉन्च करेगा, ये करेगा क्या? ये 3 सप्ताह के भीतर, 3 सप्ताह में महाद्वीप की परिक्रमा करेगा। ठीक है, और इस परिक्रमा के दौरान इसमें जो एस्ट्रोस्फीयर मिशन जो है, ये आपका क्या है? जो मिशन है आपका एस्ट्रोस्फीयर मिशन, इसमें होगा क्या? इसमें एक एस्ट्रोस मिशन में
स्ट्रेटोस्फेयर में एक गुब्बारे के आकार का होगा। किसके आकार का? गुब्बारे के आकार का। गुब्बारे के आकार का होगा और इसका साइज एक फुटबॉल के मैदान के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? फुटबॉल के मैदान के बराबर होगा। ठीक, और अगर हम ये बात करें कि इसमें क्या क्या लगा होगा, इसमें एक टेलीस्कोप, कैमरा, शीतलन यानी कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, शीतलक, और आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लगा होगा। ठीक, अगर इसकी बात की जाए ये करेगा क्या, अगर हम इसकी बात करें कि ये जो मिशन है ये करेगा क्या, ये क्या करेगा? सबसे पहले ये ब्रह्मांड में गैलेक्सी, मिल्की वे की उत्पत्ति एवं वायु धाराओं की दिशा का अध्ययन करेगा। दिशा का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? स्ट्रेटोस्फेयर हुई। और इसकी सहायता से क्या होगा? इसकी सहायता से जो अनसुलझी पहेलियां हैं, जो आपके अंतरिक्ष की अनसुलझी पहेलियां हैं, उसे सॉल्व करने के लिए ये मिशन बनाया गया है। और अगर हम बात करें कि ये जो मिशन है एस्ट्रोइस क्या है, तो अगर हम एस्ट्रोइस को देखें तो एस्ट्रोइस है आपका एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। ठीक है, और फॉर ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ। ठीक है, इस मिशन का संचालन जो होगा वो नासा के द्वारा, एक सब संस्था है नासा की, जेट प्रोपोलेशनरी लेबोरेटरी द्वारा किया जाएगा। और ये एक गुब्बारे मिशन के रूप में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये जो आपके रेगुलर मिशन होते हैं उनसे कई गुना सस्ता होता है। ठीक है, और इस मिशन का जो मेन उद्देश्य है वो घनत्व, गति और आपका गैस की गति और इनके फैक्ट्स को जानने के लिए एक 3D पिक्चर तैयार करने के लिए ये मिशन छोड़ा जाएगा। अगर हम इसकी बात करें इस गुब्बारे में होगी कौन सी गैस, तो इस गुब्बारे में जो होगी वो हीलियम गैस होगी। ठीक है, ठीक, तो ये आपका क्या हुआ? नासा का एस्ट्रोस मिशन हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग वापस अपने भारत आते हैं और भारत की न्यूज़ देखते हैं। ये मिशन लॉन्च कब होगा? ये मिशन लॉन्च जैसा कि मैंने आपको बताया था दिसंबर 2023 से 2023 से कहाँ पर? अंटार्कटिका में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगली, तो अगली न्यूज़ है हमारी उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान, इसमें क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्नत भारत अभियान भारतीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा यानी भारत की ट्राइब मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया था। अपनी ट्राइब्स पॉपुलेशन को मुख्य धारा में लाने के लिए। तो इस मिशन में एक और काम हुआ है। काम ये हुआ है कि इस मिशन के साथ IIT दिल्ली के साथ समझौता किया गया है। और इस समझौते में होगा क्या? इस समझौते से प्रौद्योगिकी की सहायता से, एक नए स्टार्टअप की सहायता से उनके लोगों को ट्राइफेड क्या करेगा? उन लोगों को डेवलप्ड की या मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका जनजातीय मंत्रालय मिनिस्ट्री है वो 2 कार्यक्रम चला रहा है। एक आपका विवाह आंदोलन चलाया जा रहा है और दूसरा आपका यही मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, जैसे इस जो उन्नत भारत अभियान है इसमें लगभग
2,500 लगभग, अब तो 2600 प्लस संस्थाएं हो गई हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं और जो अपने अपने स्तर पर ट्राइब्स को मुख्य धारा में लाने के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका स्टार्टअप्स के द्वारा हो, चाहे उनकी प्रमुख जो उनके क्या कहते हैं व्यवसाय हैं, उनको नई प्रौद्योगिकी की सहायता से और बेहतर ढंग से उनके स्किल्स को डेवलप करने की बात हो, वो कई संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो उन्नत भारत अभियान से पहले एक अभियान और चलाया गया था, जरा उसे देखते हैं। वो है आपका विभा अभियान। अगर हम इसमें जरा पूरा कर लेते हैं इससे पहले कि उन्नत भारत अभियान में IIT दिल्ली के साथ क्या किया गया है, ट्राइफेड ने समझौता किया है। क्या किया है, समझौता। इसी में ही ट्राइफेड ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक और कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में जो आदिवासी उद्यमी हैं उनके साथ समझौते में हस्ताक्षर किए गए हैं। और मैंने आपको कहा था प्रौद्योगिकी, मेंटरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल मिशन आदि सारे कार्यक्रम इसमें क्या किए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पर एक और मिशन की बात की थी, विभा अभियान, जरा उसे देख लेते हैं एक बार। इसी के द्वारा चलाया गया एक अभियान था विभा अभियान, जो आपकी विज्ञान संस्थान द्वारा चलाया गया था। विभा आंदोलन क्या है, विभा आंदोलन जरा इसे देखते हैं। विभा जो आंदोलन है वो भारतीय भारतीय विज्ञान आंदोलन है। क्या है, विज्ञान भारतीय विज्ञान आंदोलन, ISC द्वारा चलाया गया ये आंदोलन है। और इसकी सहायता से साझेदारी को विभा के आंदोलन में मदद मिलेगी। इस साझेदारी से अगर हम इसकी बात करें, ये क्या करता है, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाता है। क्या करता है, जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है, जागरूकता बढ़ा रहा है विज्ञान के क्षेत्र में विभाग। और अगर हम इसकी बात करें, यह वन धन योजना को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। वन धन योजना, किसको, वन धन योजना को मजबूत करेगा। ठीक है, तो ये हुआ उन्नत भारत मिशन की। अगर हम बात करें तो उन्नत भारत मिशन मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, उच्च संस्थानों में 5 गांवों को जोड़ने का है। किसका है, उच्च संस्थानों के साथ 5 गांवों को जोड़ने का। जिससे होगा क्या, उन 5 गांवों को डिजिटलाइजेशन, उनका प्रौद्योगिकी से विकास और उनका मेंटरशिप और अन्य कार्यक्रमों द्वारा उनका क्या होगा, विकास की बात की जा रही है। और इससे क्या होगा, इससे देश में सामुदायिक और सामाजिक आर्थिक साझेदारी और आर्थिक इक्वलिटी आने का क्या है, एक पहलू के रूप में भी हम लोग क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभियान है आपका, अगर हम इसकी बात करें, उन्नत भारत मिशन अभियान जो है, ट्राइफेड ने इसकी सहायता से क्या है, जुड़ा है और दिल्ली IIT के साथ समझौता किया है। और इस उन्नत भारत अभियान में अगर कोई बात की जाती है कि अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसी पर अगर हम अपनी अगली बात करें तो हमारी अगली न्यूज़ है कोविड-19 से ही रिलेटेड है। इसको जरा देखते हैं। क्या किया है PM मोदी 3 हाई ट्रिब्यूट, क्या करेंगे, 3 थ्रूपुट लैब लॉन्च करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें ज़रा देखते हैं हम लोग। ये जो लॉन्च होंगी, ये लैब जो बनाई जाएंगी, वो क्या है, एक बहुत ही जो हाई प्रौद्योगिकी, या फिर बात करें कि जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें भारत सरकार 3T कार्यक्रम लाई है। कौन से, 3T कार्यक्रम, 3T कार्यक्रम कार्य योजना, 3T कार्य योजना पर काम कर रही है।
काम कर रही है। अब इसमें टी, टी और टी क्या मतलब है, ज़रा इसको देखते हैं। टी का मतलब के बारे में अगर हम बात करें तो ये है आपका टेस्ट, ये है आपका ट्रैक और ये है आपका टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी सबसे पहले तो आपकी टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपका किस पोजीशन में आपका कोविड-19 है या कोई भी बीमारी है, किस पोजीशन में है, फिर इस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि ये 3 लेबोरेटरी जो बनाई गई हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं जिससे कोविड-19 की टेस्टिंग की स्पीड को तेज़ किया जा सके। जैसे शुरू में आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ टेस्ट कम हो रहे थे और आज यानी आज 26 जुलाई 2020 है, यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों ने पर डे 3.5 लाख टेस्टिंग करने का महारत हासिल कर ली है। यानी एक दिन में भारत में कितने टेस्ट हो रहे हैं? 3.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। यानी हमने अपनी टेस्टिंग की स्पीड बढ़ा दी है और अब हम अपने सही ट्रैक पर जा रहे हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे? ट्रीटमेंट पर काम करेंगे, ठीक है। और ये जो है आपकी एक तरह से सकारात्मक उम्मीद है, जिससे जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट, हमारा रिकवरी रेट भी कई देशों से कई गुना बेहतर है। क्योंकि अगर हम पूरे ओवरऑल देश की बात करें तो हमारा रिकवरी रेट कोविड-19 से 63.04% है, जो दिनों दिन तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हमारे यहाँ मरीज़ भी निकल रहे हैं तो मरीज़ जल्दी से रिकवरी भी हो रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भारत में अब तक कितने मरीज़ हो गए हैं, लगभग 14 लाख हो गए हैं, यानी 14 लाख के करीब मरीज़ हो गए हैं और उनमें से 9 लाख प्लस यानी 9,25,000 समथिंग मरीज़ ठीक भी हो चुके हैं। यानी एक्टिव केस की बात करें तो लगभग 4.5 लाख के करीब हैं, हमारे पास 3.5 लाख के करीब एक्टिव केस हैं। और ये जो केसेस हैं और इसकी मेन प्रोग्रेस रिपोर्ट का मेन कारण यही है कि हमने अपनी टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाई है और अपने 3T कार्यक्रम पर बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और इसी के तहत प्रधानमंत्री ने 3 हाई थ्रूपुट लेबोरेटरी बनाने की क्या की गई, घोषणा की गई। अगर हम यहाँ पे बात करें जो कोविड-19 के टेस्टिंग की, तो कोविड-19 के टेस्ट भारत में लगभग 1300 लेबोरेटरीज़ में किए जा रहे हैं, जिनमें कई इन 1300 में कई निजी लेबोरेटरीज़ भी हैं, ठीक है। और उन्हीं की कड़ी में और 3 जुड़ने वाली हैं और वी होप कि हम जल्द ही कोविड-19 के इस दौर से बाहर निकल आएंगे, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ की। तो हमारी अगली न्यूज़ है किससे संबंधित? हमारी अगली न्यूज़ है कुम्हार शक्ति सशक्तिकरण योजना से संबंधित। किससे? कुम्हार सशक्तिकरण योजना से। जरा इसको देखते हैं, इसमें क्या है कुम्हार सशक्तिकरण योजना। कुम्हार सशक्तिकरण योजना ये जो कुम्हार सशक्तिकरण योजना है ये हमारे देश में शुरू की गई थी 2018 में शुरू हुई थी, 18 से शुरू है। और इसका मेन पर्पज़ ये है कि कुम्हारों को क्या करना, उनकी आय को बढ़ाना। कितनी? जैसे अगर हम बात करें वर्तमान कुम्हारों की आय, कुम्हार समुदाय है एक, कुम्हार समुदाय की आय 3,000 पर मंथ से कितनी करना, बढ़ाकर 12,000 पर मंथ करना, ठीक है। और इसी में आज का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसे जोड़ दिया गया है। अब इसमें आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसको भी ले आए हैं, इसको भी जोड़ा गया। और अगर हम बात करें कि आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो आज इसकी बात करने का मेन पर्पज़ ये है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, उन्होंने कुम्हारों को क्या लॉन्च किया है, विद्युत चाक यानी इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए हैं डिजिटली, ठीक है। और उसका मेन पर्पज़ यही है कि जो आपके पहले से चला आ रहा है 3,000 से 12,000 आय करना, ऊपर से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उसे जोड़ना। और दूसरी बात ये है कि
खादी एवं ग्राम उद्योग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। किसके द्वारा, अगर आपसे ये पूछी जाए ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, खादी एवं ग्राम उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग के अंतर्गत ये योजना चल रही है। ठीक है, और इसमें इस सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत इसको लाया गया है। ठीक है, और ये जो है केवाईसी कब शुरू की गई थी, इसमें गांधीनगर के 100 कुम्हारों को लगभग 1000 कितने 100 कुम्हारों को 100 इलेक्ट्रॉनिक पहिए वाले चाक यानी इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरित किए गए हैं। इसलिए ये आज योजना जानने की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि आज की दूसरी न्यूज़ जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो न्यूज़ है हमारे भारतीय रेलवे से। क्या किया गया है भारतीय रेलवे में, ज़रा इसको देखते हैं। भारतीय रेलवे में एक टारगेट फिक्स किया गया था कि दिसंबर 2020 तक सभी रेलवे डिब्बों या कोचों, जो भी कहो, यहाँ पे जो डिब्बे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके जो मालवाहक रेलगाड़ी है उसके डिब्बे भी हैं और यात्री रेलगाड़ी है उसके कोच भी हैं। डिब्बों को क्या किया जाएगा, RFID टैग से लैस कर दिया जाएगा, यानी टैग लगा दिए जा चुके होंगे, लगा दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड। क्या है RFID का मतलब, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड लिख दे रहा हूं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आई कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड क्या हो जाएगा, इससे सहायता ये होगी कि रेलवे का डिब्बा जहां कहीं भी होगा उसको आसानी से ढूंढ लिया जाएगा। ओके, कई बार आप लोग देखते हैं कि ट्रेन क्या हो जाती है, पलट जाती है। ठीक है, और फिर डिब्बों का इधर उधर हो जाना या खो जाना, जो भी कह सकते हैं, हो जाता है, और कई बार लोगों को क्षति काफ़ी होती है, जनहानि होती है, और मालवाहक में तो माल हानि होती है। ठीक है, तो उस ऐसे डिब्बों का पता लगाने की काफ़ी कठिनाई होती है। होता क्या था कि पहले जो ये आइडेंटिटी, जो डिब्बों की आइडेंटिफिकेशन होती थी वो कागजी आइडेंटिफिकेशन होती थी, जिससे उसमें कई गलतियों की गुंजाइश रहती थी। लेकिन जब रेडियो फ्रिक्वेंसी से आइडेंटिटी हो जाएगी तो डिजिटलीकरण एक तरह से हो जाएगा और उनका पूरा डाटा एक कंप्यूटर में, मास्टर कंप्यूटर में होगा, जो सीधे केंद्रीय यानी सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर से जुड़ा होगा, और उसे आसानी से देख लिया जाएगा और पता कर लिया जाएगा कि डिब्बा कहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जानने की बात क्या है, आप लोगों के लिए जानने की बात ये है कि ये जो RFID आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जहाँ पर रेल के डिब्बों को बनाया जाएगा वहीं पर इसे लगा दिया जाएगा, और ये जो लगा दिए आई कार्ड लगाए जाएंगे, RFID फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड लगाए जाएंगे, वो वहाँ पर जहाँ पर एक तो प्रारंभिक स्टेशन पर तो होंगे ही, उसके अलावा मुख्य स्टेशनों पर, रेल की पटरियों पर इन्हें स्थापित किया जाएगा, जहां से इन्हें आसानी से पढ़ा जाए। और पढ़ने की भी एक ये है कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। और सरकार, रेलवे डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आगामी दिसंबर, यानी जो अगला दिसंबर 2022 का है, वहाँ तब तक सारे डिब्बों को क्या किया जाएगा, RFID कार्ड लगा दिए जा चुके होंगे। ओके, तो एक तो कई रेलवे प्राइवेट के तौर पर चलने वाली हैं, तो एक तरह से ये जो रेलवे का आई कार्डिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है काफ़ी बेहतर है, और इसके रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई को मनाया जाता है करगिल दिवस। तो अगर हम बात करते हैं करगिल दिवस के बारे में, तो यहाँ पर ज़रा हम बात कर लेते हैं कि करगिल दिवस में क्यों मनाया जाता है, और करगिल दिवस या करगिल के टाइम पे 1999 में हुआ क्या था। तो दोस्तों, हुआ ये था कि जनवरी यानी फरवरी 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है, और उस समझौता जहाँ हुआ है वो समझौता होता है लाहौर में, और उस समझौते को दिया नाम जाता है कि लाहौर समझौता। किसके पर्पज़ से, कश्मीर में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से। तो फरवरी में ये समझौता होता है, और उसके बाद
दोनों देश अपने अपने राजनीतिक या अपने अपने कामों में जुट जाते हैं और शांति बहाली के लिए काम करने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम पर पाकिस्तान की ओर से एक अभियान चला दिया जाता है, एक ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है और उस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन बद्र। क्या नाम होता है? ऑपरेशन बद्र। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेशन बद्र। और इस ऑपरेशन बद्र में होता क्या है? इस ऑपरेशन बद्र का मकसद ये होता है कि भारत के कश्मीर को और लद्दाख के बीच जो जॉइंट एडवेंचर है, जो मिलान बिंदु है और या फिर जो उनके बीच संपर्क सूत्र हैं, उन पर अपना आधिपत्य करना या भारत का कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क को तोड़ना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? वो लद्दाख के करगिल पहाड़ियों पर क्या कर लेते हैं? कब्जा करने की कोशिश करते हैं, कब्जा कर ही लेते हैं। तो जब भारत सरकार को इसकी खबर मिलती है तो भारत सरकार के एक लेफ्टिनेंट वहाँ पर जाते हैं और उनका नाम होता है स्वर्गीय सौरभ कालिया, और जिनको अपहरण कर लेती है पाकिस्तानी सेना और उनकी हत्या कर दी जाती है। और जब उनकी हत्या की जाती है, कब? उनकी हत्या होती है 15 मई 1999 को। और जब उनकी हत्या होती है तो ये बात पुख्ता हो जाती है कि कुछ क्षेत्रों पर लद्दाख के करगिल की पहाड़ियाँ हों, चाहे टाइगर हिल्स हों, वहाँ पर अब घुसपैठिए आ गए हैं। और भारत भी अपना अभियान, विजय अभियान शुरू करती है और अपने विजय अभियान को भारत नाम देती है क्या? ऑपरेशन विजय। यानी 26 मई को भारत ऑपरेशन विजय लॉन्च करती है और फिर दोनों सेनाएं आपस में शुरू होती है युद्ध। और भारत का मिग 21 हो, चाहे मिग 2000 हो, चाहे आपका मिग 27 हो, जैगवार हो, वो क्या करता है? हवाई हमले तेज़ी से करता है उनके ऊपर। और उसके बाद भारत के लगभग 2 लाख से अधिक सैनिक वहाँ पर तैनात किए जाते हैं। और काफ़ी लड़ाई होने के बाद भारत जो आपके राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उस समय थे अमेरिका के, वो हस्तक्षेप करते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आगाह करते हैं कि वो क्या करें? अपनी सेना को, घुसपैठियों को पीछे धकेलें। तो 5 जुलाई को वो घोषणा करते हैं कि हम लोग क्या जाएंगे? पीछे जाएंगे। और तब तक 26 जुलाई तक भारत टाइगर हिल्स पर, चाहे आपकी करगिल हिल्स हो, सब पर अपना कब्जा करती है। और 26 जुलाई को घोषणा करती है कि पूर्णतः क्षेत्र पर भारत का कब्जा हो गया है। और भारत अपनी इस विजय को दिवस के रूप में, ऑपरेशन विजय के रूप में इस दिवस को मनाती है। और इसके अलावा जो मेन इसका क्षति होती है, लगभग हमारे 500 के करीब हमारे सैनिक शहीद होते हैं। और इसी उपलक्ष्य में 26 जुलाई को हम लोग ऑपरेशन विजय के रूप में मनाते हैं। देखिए, ये जो दिवस होते हैं, चाहे आपका 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो और आपका अन्य राष्ट्रीय नेशनल फेस्टिवल हों, उन्हें हम लोगों को उनके बारे में, उनकी उपयोगिता, जो उनके प्रति हमारे उस समय के लोगों को हमारे जो लिए उन्होंने जो बलिदान दिए, उसके लिए हम लोगों को उनका सदैव कृतज्ञ, अपना आभार प्रकट करना चाहिए, उनका कृतज्ञ रहना चाहिए। और इसी के लिए हम लोगों को हमेशा नेशनल फेस्टिवल पर उन लोगों को याद करना चाहिए। ठीक है, ये इस कहानी का मेन उद्देश्य मेरा बताने का यही था कि आपने 15 अगस्त की कहानियाँ पढ़ी होंगी, 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस में अपनी लड़ाइयों के बारे में पढ़ा होगा, 26 जनवरी किस लिए मनाया गया ये भी पढ़ा होगा। और इसके अलावा अभी 26 जो करगिल के लिए है, उस पर लेख और आलेख अभी जो आपकी नेशनल बुक्स हैं उसमें नहीं आई है, मैगज़ीनों में वगैरह में आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें नहीं आई। तो कहानी के तौर पर मेरा मनाने का आपको यही उद्देश्य था कि आप लोग जानें कि किन किन शहीदों ने, कैसे कैसे लोगों ने और हम लोगों ने कौन सा अभियान चलाया, पाकिस्तान ने किस ऑपरेशन बद्र जो लगाया था वो कहाँ लगाया था, और उनका मेन पर्पस करगिल और जो आपका लद्दाख और कश्मीर था उस क्षेत्र में कब्जा करना था, जिससे सियाचिन से हम लोग पीछे हट जाएं, जो एक टर्निंग पॉइंट है भारत की सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, और कैसे हमारे वीर सैनिकों ने उसको पीछे धकेला और हम लोग विजय हुए। ठीक, तो ऐसे नेशनल डे को हम लोगों को ज़रूर मनाना चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो आज का करंट अफेयर होता है वो कंप्लीट हुआ है। और इसके जो आपको PDF वगैरह के लिए संपर्क करना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसमें जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। थैंक यू।